गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास हमारी चल रही थी रेशो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण। अनुपात विश्लेषण में हमने लाभदायकता अनुपात, प्रोबेबिलिटी रेशो के बारे में बात किए थे और हमने एक्टिविटी रेशो, क्रियाशील अनुपात ये चालू किया था। दूसरा क्रियाशील अनुपात है ना, एक्टिविटी रेशो, क्रियाशीलता, ये अनुपात चल रहा था। थोड़ा सा फिर से मैं आपको ब्रीफ कर दे रहा हूं। ये जो अनुपात है, इस अनुपात के अंदर जिसके द्वारा व्यवसाय का संचालन क्षमता का विश्लेषण किया जाता है, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध इस बात का पता इन अनुपातों के माध्यम से लगा सकता है कि व्यवसाय में संसाधनों का प्रयोग कितनी कुशलता के साथ किया जा रहा है। यह बात सही है कि जितनी कुशलता के साथ व्यवसायिक संस्थानों का प्रयोग किया जाएगा, व्यवसाय को उतना ही अधिक लाभ होगा और व्यवसाय की उन्नति होगी। यही दूसरी ओर अगर इन संस्थाओं के रिसोर्सेस का दुरुपयोग होगा, उसका सही तरीके से उपयोग नहीं होगा, तो व्यवसाय के असफल होने की निश्चितता बढ़ जाती है, यानी कि उसकी संभावनाएं काफी हद तक बढ़ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिसोर्सेज है उसके सही तरीके से उसका यूटिलाइजेशन होना जरूरी है। यदि रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन सही तरीके से नहीं होती तो संस्था की असफलता जो है वह अधिक हो जाती है, उसका रिस्क जो है वह बढ़ जाता है। तो प्रबंध इन अनुपातों के माध्यम से व्यवसाय की त्रुटियों का पता लगाता है, जो गलतियां हुई हैं, जहां पर मिस्टेक्स हैं उसको पता लगाता है और सुधारात्मक कदम उठाता है। हम ये कहेंगे जो त्रुटियां हैं उनको सुधार करते हुए व्यवसाय को सफलता की ओर लेके जाता है। तो क्रियाशीलता का अनुपात सामान्यतः बिक्री या बिक्री की लागत से संबंध निकाल कर प्रकट करते हैं। तो यहां पर मुख्य बात क्या होगी, सामान्यतः बिक्री या बिक्री की लागत, ठीक है, बिक्री या बिक्री की लागत, सेल्स कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, इस पर आधारित होता है। तो क्रियाशीलता अनुपात के अंतर्गत हम देखते हैं मुख्य जो है, इसको मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, लास्ट क्लास में हमने चर्चा किया था, फिर से भी मैं रिवाइज कर रहा हूं। इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो, पहला स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ठीक है, स्कंध आवर्त अनुपात जिसको कहा जाता है। तो ये किससे हम निकालते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, सेल्स या फिर कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये किससे निकलेगा, ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन
क्या हो जाएगा, ये किससे संबंधित हो गया, स्टॉक से संबंधित है। तो ये यहाँ पर क्या करेंगे, इसको औसत स्कंद अर्थात एवरेज इन्वेंटरी, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें आई, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं ये आपको मालूम है। एवरेज आपका क्या हो जाएगा, इन्वेंटरी यानी कि औसत स्कंद। तो औसत स्कंद कैसे निकालते हैं, यदि हम इसकी बात करें तो कैसे निकलेगा, इसके लिए ये पहले हम बात कर चुके थे। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, तो ये क्या निकल जाएगा आपका, एवरेज इन्वेंट्री या फिर आपका एवरेज स्टॉक, ठीक है। कभी कभी इसमें क्या होता है कि प्रश्न में स्टॉक नहीं दिया रहता है, ऐसी स्थिति में क्लोजिंग स्टॉक को ही औसत मान लिया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न में जो ओपनिंग स्टॉक है वो नहीं दिया रहेगा, तो ऐसी परिस्थिति में है ना, जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसी को ही औसत स्टॉक मान लिया जाएगा। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, ये तो एक पॉइंट हो गया आपके इन्वेंट्री के लिए, ठीक है। दूसरा हम आगे चलते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन जो है वो हो जाने के बाद मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। हम आते हैं इसमें व्यापार प्राप्ति आवर्त अनुपात, ट्रेड रेसेबल्स टर्नओवर रेशियो, दूसरा अनुपात लेंगे व्यापार प्राप्तियां आवर्त अनुपात, ठीक है। जैसे कि नाम से ही आपका स्पष्ट हो जाता है, ये क्या हो जाएगा आपका ट्रेड रेसेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। इसका संबंध होता है आपका नेट क्रेडिट से, यानी कि आपका शुद्ध उधार। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो क्रेडिट है, अब ये देनदार आवर्त अनुपात या व्यापारिक प्राप्त आवर्त अनुपात है ना, डेबिटर्स टर्नओवर रेशियो या ट्रेड रेसिबल्स इसको ये कहा जाता है ना, टर्नओवर रेशियो। इस अनुपात का जो प्राप्य अनुपात होता है, यानी डेबिटर्स जो है, तो ये अनुपात वर्ष में जो शुद्ध उधार बिक्री है यानी क्रेडिट सेल्स है ना, का उस वर्ष में औसत देनदारों से संबंध इसका स्थापित करता है। ये अनुपात देनदारों से रुपए वसूल करती है, ठीक है, उसकी कुशलता को मापता है, अर्थात इस आवर्त को प्राप्य अनुपात आवर्त भी कहा जाता है। एक व्यवसाय में जैसे कि हम देखते हैं कि व्यवसाय में न केवल नगद बिक्री ही होती है बल्कि उधार बिक्री भी होती है। तो यहाँ ये अनुपात इस बात को बताता है कि एक फर्म में जो विभिन्न व्यवसायिक प्राप्तियां हैं उनसे संग्रह का व्यय वेलोसिटी जो है वो कैसा है, अर्थात एक वित्तीय अवधि के अंतर्गत माने फाइनेंशियल ईयर जो होगा में देनदार से कितने बार आवर्त हुआ है, इस अनुपात को स्पष्ट करता है। यहाँ ट्रेड रेसिबल्स जो है इसका तात्पर्य है आपके डेबिटर्स का, बिल रेसिबल्स का औसत प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष, इन दोनों को जोड़कर जब हम उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 2 से भाग दे दोगे तो औसत निकल जाता है। तो ये आवर्त जितना ऊंचा होता है माने जितना ज्यादा होता है
फर्म उतनी ही अच्छी स्थिति को दर्शाता है, क्योंकि इससे देनदारों की जो लिक्विडिटी है, तरलता, इससे बना रहता है। दूसरी ओर अगर एक फर्म उदारता की नीति अपनाता है और वसूली की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, वह वसूल नहीं कर पाता है, वह आराम से उसकी वसूली होती है, धीरे धीरे यदि उसकी वसूली होती है, तो ऐसी स्थिति में पूंजी आवश्यक रूप से क्या होता है, फंस जाता है, जाम हो जाता है। हम बोलते हैं ना कि भाई वसूली नहीं हो पाया, रह गया, नुकसान हो गया, ठीक है, तो वो जाम हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, बैड डेबिट्स, यानी अप्राप्य ऋण। इसकी संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि भाई पैसा जब वसूल नहीं होगा, आप जानते हैं कि डेबिटर्स जो है वो 3 तरीके से होते हैं, अच्छे, बुरे और संदेह, है ना, गुड, बैड और डाउटफुल। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि भाई ये तीनों के अलग अलग नेचर हैं। अच्छे वो जो देनदार जो है ऐसे जिन्होंने लिए हैं और जो रिटर्न है वो समय पर कर दिया हो, जो समयावधि है उस समय में वो कर दिए, यानी कि उसका कंफर्मेशन है कि भाई जो व्यक्ति ने उधार लिया है वो व्यक्ति देने को तत्पर है, वो व्यक्ति दे रहा है। यहीं पे दूसरा है बुरे, अर्थात लोन तो ले लिया, उसके बाद देने ही नहीं है, दिए ही नहीं, तो ऐसे जो होते हैं देनदार उनको हम क्या बोलते हैं, बैड डेबिट्स बोलते हैं। और डाउटफुल होते हैं, अर्थात माने दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, तो इसको फाइंड आउट करना जरूरी है, क्योंकि देनदारों के चलते जो है समानता इसमें क्या होता है, डूबत ऋण संचय जो है वो क्या हो जाएगा, उसमें उसको घटाया जाना पड़ेगा, यानी कि रिजर्व फॉर बैड डेबिट्स। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या किया जाएगा, आपको इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, डेबिटर्स टर्नओवर रेशो क्या बताया, टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू, ठीक है, डेबिटर्स टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स माने शुद्ध उधार बिक्री बटे एवरेज डेबिटर्स। ठीक है, ये आपका फार्मूला बन जाता है, नेट क्रेडिट सेल्स अकाउंटिंग पीरियड। यहां पर आप क्या ध्यान रखेंगे, एक चीज जोड़ देंगे, ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड माने वर्ष के दौरान, जिस समय आपका हुआ है, ऐसा नहीं है कि दूसरे वर्ष का ले लिया या उसके बाद का ले लिया, जो भी है, जिस वर्ष का आप बना रहे हैं उसी वर्ष का ड्यूरिंग पीरियड। ठीक है, एवरेज स्टेट आपके डेबिटर्स जो है, एवरेज स्टेट आपके क्या हो सकते हैं, रेसेबल्स आप ये भी बोल सकते हो। तो यहां पर आप देखिए कि नेट क्रेडिट सेल ये भी निकालना होगा आपको, तो नेट क्रेडिट सेल्स आप कैसे निकालते हैं, कैसे निकल जाएगा, उसमें सेल्स माइनस क्या हो जाएगा, सेल्स माइनस कैश सेल्स। ठीक है, जो कि रोकड़ नगद विक्रय हुआ है उसको आप माइनस कर देंगे, माइनस इसमें क्या होगा, यदि रिटर्न है वह भी माइनस हो जाएगा, तो आपका क्या निकलेगा, नेट क्रेडिट सेल्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट एवरेज डेबिटर्स, तो एवरेज डेबिटर्स का आपको मालूम है, इसको क्या करेंगे, दो भाग में बांट देंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है, इन दोनों का योग और इसको क्या करोगे, 2 से भाग दे दोगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, एवरेज डेबिटर्स निकल आएगा। ठीक है, क्लियर। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि एवरेज आपका है, एवरेज कलेक्शन पीरियड और डेबिट कलेक्शन पीरियड। ठीक है, औसत वसूली अवधि।
औसत औसत वसूली अवधि, एवरेज कलेक्शन पीरियड। ठीक है, ये तो भाई औसत वसूली अवधि जो है, ये अनुपात एक महत्वपूर्ण अनुपात होता है, क्योंकि इससे फर्म के मालिक को ये बताता है कि औसतन कितने दिनों के अंदर लेनदारों से रकम जो है वसूली हो रही है। या हम ये कह सकते हैं, दूसरे सरल शब्दों में ये कहें कि एक फर्म को अपने देनदारों से प्राप्ति के लिए कितने दिनों तक की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, इस अनुपात को ये दर्शाता है। औसत यहाँ पर आपका विशेष ध्यान रखना होता है कि औसत निकालने के लिए यहाँ पर देनदारों और प्राप्य पत्रों के प्रारंभिक शेष नहीं दिए हुए हों, तो ऐसी स्थिति में अंतिम शेष को ही औसत मान लिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर बिक्री के संबंध में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है या वहां पर मेंशन नहीं किया गया है, बताया नहीं गया है, तो कुल बिक्री को सामान्यतः हम क्या करते हैं, उधार बिक्री ही मान लेते हैं। और औसत वसूली अवधि जितनी छोटी होती है, एवरेज आपके कलेक्शन पीरियड जो है जितना शॉर्ट होगा उतना ही अच्छा माना जाता है, यानी जितनी जल्दी उसको वसूल हो जाए। तो छोटी अवधि इस बात का सूचक होता है कि तीव्रता, मैंने तीव्र गति से कह ले, यानी अति शीघ्र है ना, देनदारों से वसूली की जा रही है। अगर ये अवधि बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, लॉन्ग टर्म में होगा, तो निश्चित रूप से व्यापार की तरलता जो है, लिक्विडिटी जो है, उसको क्या करेगा, वो प्रभावित करेगा, इफेक्ट करेगा, क्योंकि ये धीमी गति से वसूली को प्रदर्शित करेगा, और धीमी गति से वसूली को प्रदर्शित करेगा तो तरलता को इफेक्ट पड़ाएगा, यानी लिक्विड रेशो को इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर यह है कि इसकी गणना जो है 360 दिन की गणना मानकर की जाती है। ठीक इसी प्रकार से जैसे कि आपका दुर्बद ऋण जो होता है ना, बैड डेबिट्स, इसके अंतर्गत। अब इसमें इसका यदि फार्मूला आप बनाते हैं तो फार्मूला क्या बन जाएगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू, क्या चीज को आपको करना पड़ेगा, क्या क्या चीजें लेनी पड़ेगी आपको, औसत डेबिटर्स यानी सॉरी एवरेज डेबिटर्स ठीक है, एवरेज डेबिटर्स अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स। ठीक है, ये आप करेंगे। अब इसको क्या है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि जो लेखापाल होता है, जो अकाउंटेंट होता है, वो इसका जो कैलकुलेशन करता है उसको समानता करता है 365 दिन के अंदर, माने एक साल के अंदर, यानी 360 दिन। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि उस दिनों पर 360 और 65 ले लिया है, तो 365 यानी एक साल। ठीक है, दिन में कितना हुआ, अर्थात ये कहें कि औसत वसूली अवधि बराबर आपका क्या हो गया, औसत देनदार या कि व्यापारिक प्राप्तियां बटे शुद्ध उधार बिक्री इनटू आपका वर्ष भर का 365 डेज। ठीक है, ये क्या हो गया, डेज एंड वीक। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, उसको दिन में लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वसूली की अवधि दिन में आती है, तो यहाँ पर उल्लेखनीय होता है कि ये 365 दिन की जगह में 360 दिन का प्रयोग, जो कि मैंने बताया 360। ठीक है,